इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बने हुए सेफ्टी मैनुअल को डिस्कस करेंगे। आज हम ROM 5 पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी डिस्कस करेंगे। पेशेंट सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी में पेशेंट सेफ्टी के लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान को कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे लागू किया जाता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। हॉस्पिटल में पेशेंट सेफ्टी और एम्प्लॉय सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए हॉस्पिटल की मैनेजमेंट एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाती है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों तरह के खतरों को देखकर बनाया जाता है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि संभावित खतरों की पहचान की जाती है और उनका एनालिसिस नीचे लिखे 3 पैरामीटर्स के हिसाब से किया जाता है। ये पैरामीटर्स हैं पोटेंशियल रिस्क की आइडेंटिफिकेशन, यानी कि संभावित खतरे की पहचान, उसके होने की संभावना और अगर वो खतरा होता है तो उससे कितना नुकसान होगा उसका जायजा। इन पैरामीटर्स के हिसाब से इन खतरों से निपटने का प्लान बनाया जाता है। पहले हम बात करेंगे नॉन क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट की। नॉन क्लिनिकल रिस्क जैसे कि स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल सेफ्टी, इनके लिए रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाने की जिम्मेदारी फाइनेंस डिपार्टमेंट और टॉप मैनेजमेंट की होती है। जबकि पेशेंट सेफ्टी के लिए जो जनरल रिस्क मैनेजमेंट प्लान है उसे बनाने की जिम्मेदारी क्वालिटी डिपार्टमेंट, सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी कमेटी के मेंबर्स की होती है। नॉन क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेफ्टी कमेटी के मेंबर और सेफ्टी ऑफिसर हॉस्पिटल का राउंड लेते हैं और ऐसे सभी इश्यूज को देखते हैं जो कि एम्प्लॉय और पेशेंट सेफ्टी के लिए खतरा बन सकते हैं। इन सभी इश्यूज को नोट किया जाता है और सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के दौरान इनके सॉल्यूशन तलाशे जाते हैं। ये सेफ्टी राउंड कम से कम साल में 2 बार किया जाता है। इस सेफ्टी राउंड के दौरान जिस तरह के खतरों को पहचाना जाता है उनमें से कुछ हैं: छत से प्लास्टर गिरने का खतरा, शॉर्ट सर्किट होने का खतरा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना होने की वजह से किसी इक्विपमेंट के अचानक खराब होने का खतरा, ग्रैब रेल या हैंड रेल ना होने की स्थिति में पेशेंट के गिरने का खतरा। अब इन खतरों को लेकर हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस किया जाता है। हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में पाए जाने वाले खतरों का रिस्क एनालिसिस किया जाता है। इसके हिसाब से एक रिस्क रेटिंग बनती है। हॉस्पिटल के स्टाफ जो कि उस डिपार्टमेंट में रहते हैं और सेफ्टी ऑफिसर इस रिस्क रेटिंग के हिसाब से इन खतरों से निपटने का प्लान बनाते हैं। नॉन क्लिनिकल रिस्क्स के लिए ये एक हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस प्लान है, जिसे शॉर्ट में हीरा भी कहा जाता है। हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 10 तरह के नॉन क्लिनिकल खतरों की पहचान की गई है, जो कि हैं आग, धमाका, बिजली का झटका लगना, केमिकल एक्सपोजर होना, सीपेज, इन्फेक्शन, फॉल, ट्रिप या गिरना, शोर, एर्गोनॉमिक हैजार्ड और रेडिएशन। हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इन खतरों के होने की संभावना के हिसाब से इन्हें एक रेटिंग दी जाती है और अगर ये खतरे होते हैं तो इनसे कितना जान या माल का नुकसान होगा उसके हिसाब से भी इन्हें एक रेटिंग दी जाती है। बाद में इन सभी रेटिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एक रिस्क रेटिंग निकाली जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में अलग अलग तरह के खतरों से होने वाले नुकसान के हिसाब से उन्हें रिस्क रेटिंग दी जाती है। इससे हॉस्पिटल के स्टाफ को या उस डिपार्टमेंट के स्टाफ को यह पता चलता है कि उन्हें किस तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार होना है। सेफ्टी ऑफिसर और हॉस्पिटल के उस डिपार्टमेंट के स्टाफ को अपने डिपार्टमेंट में जिस खतरे के होने की संभावना सबसे ज्यादा है उसके हिसाब से तैयारी करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि इन सभी 10 तरह के खतरों से निपटने के लिए जनरल गाइडलाइंस क्या है। पहले हम बात करेंगे आग की। आग से बचने के लिए जिन चीजों में आग लग सकती है उन्हें गर्म जगहों से दूर रखें। आप ये ध्यान रखें कि आपके डिपार्टमेंट में लूज वायर्स ना हो जिनसे कि आग लगने की संभावना बन सके। अगर कहीं कोई लूज वायर है या स्पार्किंग होती है या कोई खुले इलेक्ट्रिक कनेक्शन है तो उसके बारे में मेंटेनेंस को तुरंत बताएं।
अपने डिपार्टमेंट के आसपास के फायर एक्सटिंग्विशर, आग लगने की स्थिति में जो एस्केप रूट होता है और कोड रेड प्रोसीजर, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। हमेशा ये इंश्योर करें कि फायर एग्जिट ब्लॉक्ड ना हो, उसके रास्ते में कोई सामान ना रखा हो। अगला खतरा है सीपेज का। इससे बचने के लिए आपके डिपार्टमेंट में कोई भी अगर ऐसा सामान है जो मॉइस्चर या पानी से खराब हो सकता है तो उसे फ्लोर के पास या जमीन पे ना रखें, उन्हें किसी टेबल के ऊपर रखें। मॉनसून या बारिश के दिनों में अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई पानी की लीकेज होती है तो तुरंत मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताएं। सीवर लाइन की ब्लॉकेज की स्थिति में भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करें। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को दीवारों से दूर रखें ताकि लीकेज की स्थिति में उनमें शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। अगला खतरा है फॉल या ट्रिप का। अपने काम करने के इलाके को साफ सुथरा यानी कि अनक्लटर्ड रखें। हमेशा ये इंश्योर करें कि कॉरिडोर और चलने के रास्ते साफ और सूखे हों। इन रास्तों में कोई भी सामान स्टोर ना करें। अगर कोई लिक्विड गिर जाए या स्पिल हो जाए तो उसे इमीडिएटली साफ करवा दें। वल्नरेबल पेशेंट्स को जब भी ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर किया जा रहा हो तो हमेशा उनके साथ कोई स्टाफ जरूर भेजें। वल्नरेबल पेशेंट्स के बेड पे इंश्योर करें कि बेड रेल्स हमेशा लगी हों। इलेक्ट्रोक्यूशन या बिजली के झटके के खतरों से बचने के लिए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को उसी तरह से इस्तेमाल करें जैसा कि उनके यूजर मैनुअल में या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने आपको बताया है। आपके डिपार्टमेंट में कोई लूज वायर्स या टेम्पररी पावर के कनेक्शन किए गए हैं तो उन्हें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से बात करके ठीक करवा लें। जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस इस्तेमाल करते हुए स्पार्किंग, धुआं निकलना या जलने की स्मेल आती है तो मेंटेनेंस और आईटी डिपार्टमेंट को तुरंत इन्फॉर्म करें। कभी भी किसी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को उसकी तार से खींचकर अनप्लग ना करें। अनप्लग करने के लिए प्लग पकड़कर ही खींचें और प्लग खींचने से पहले स्विच ऑफ जरूर कर दें। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और उनके पावर प्लग्स को मॉइस्चर से बचा कर रखें। अगला खतरा है एर्गोनॉमिक हैजार्ड। एर्गोनॉमिक हैजार्ड से बचने के लिए ये इंश्योर करें कि आपके डिपार्टमेंट या ऑफिस में एडिक्वेट लाइटिंग हो। अगर वहां पे लाइटिंग कम है तो उसके लिए आप मेंटेनेंस से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं तो ये इंश्योर करें कि कंप्यूटर का मॉनिटर आपकी आंखों के लेवल पे हो और अपनी कुर्सी पर सीधे होकर बैठें। डेली यूज के सामान को डीप शेल्फ्स में ना रखें। भारी सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैकेनिकल एड्स जैसे कि ट्रॉली या स्ट्रेचर का इस्तेमाल करें। सामान को जमीन से उठाने के लिए स्क्वैट लिफ्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि कमर के बल झुक के सामान ना उठाएं बल्कि अपने घुटने मोड़कर बैठ जाएं और फिर सामान को पकड़कर सीधे खड़े हों। इससे आपकी कमर में चोट लगने का खतरा काफी कम हो जाएगा। और जो भी आप सामान उठा रहे हैं शरीर से जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक उठाएं। कभी भी कोई सामान अगर भारी लग रहा है तो उसे अकेले ना उठाएं, चाहे वो पेशेंट या कोई स्टाफ ही गिर गया हो। उसे उठाने के लिए टीम लिफ्ट का इस्तेमाल करें। पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट्स को हैंडरेल और ग्रैब बार्स के बारे में बताएं। चलने वाले रास्तों और कॉरिडोर में गैर जरूरी सामान ना रखें। अपने काम करने के स्थान को साफ सुथरा और सिस्टमेटिक रखें। केमिकल एक्सपोजर से बचने के लिए जो भी आपके पास केमिकल्स हैं उन्हें उनकी MSDS यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के हिसाब से ही स्टोर करें। अपना वर्क प्लेस अनक्लटर्ड रखें। सभी केमिकल्स को उनकी इस्तेमाल करने की जगह पे ही रखें। जब भी आपने कोई केमिकल उसके डब्बे से लिया है तो ये इंश्योर करें कि उसके डब्बे के ढक्कन को आपने अच्छे से लगा दिया है। जब भी आप किसी कोरोसिव सब्सटेंस या ऐसे केमिकल के साथ काम कर रहे हैं जिससे जलने का खतरा है तो एक्स्ट्रा कॉशियस रहें। और ऐसे सारे केमिकल्स जिनसे कि जलने का खतरा हो सकता है उन्हें हमेशा ग्राउंड लेवल पे यानी कि फ्लोर के करीब ही स्टोर किया जाता है। जब भी आप कोई केमिकल इस्तेमाल करें तो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस का इस्तेमाल करें और अगर किसी केमिकल का स्पिल हो जाता है तो उसकी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के हिसाब से ही उस स्पिल को मैनेज करें। केमिकल के कंटेनर्स को कभी भी ना बदलें।
यदि आप केमिकल को उसके कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में डालना चाहते हैं तो ये ध्यान रखें कि दूसरे कंटेनर को बोल्डली लेबल किया जाए ताकि आराम से ये पता लग सके कि उसके अंदर क्या रखा गया है। खाली पानी की बोतलों, कोल्ड ड्रिंक की बोतलों और फ्रूट जूस की बोतलों या खाने पीने के डब्बों में केमिकल स्टोर करके ना रखें। धमाके या एक्सप्लोजन के खतरे से बचने के लिए प्रेशराइज्ड गैस के सिलेंडर्स और केमिकल्स को गर्मी वाली जगह से दूर रखें। इन चीजों को ग्राउंड लेवल या फ्लोर के नजदीक ही स्टोर किया जाता है ताकि अगर ये गलती से गिर जाएं तो ज्यादा नुकसान ना हो। ऐसी चीजों को जिनमें आग लग सकती है उन्हें गर्मी की जगहों से दूर रखें या जहां पे स्पार्किंग होने की संभावना है वहां से दूर रखें। खाली और भरे हुए प्रेशराइज कंटेनर्स या सिलेंडर्स को अलग अलग स्टोर करें। शोर से होने वाले नुकसान से बचने के लिए ऐसी जगहों से दूर रहें जहां पे लगातार ज्यादा शोर रहता है, जैसे कि एसी चिलर प्लांट। जब भी आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहां पे लगातार ज्यादा शोर रहता है तो ईयर मफ्स या ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। ऐसी कोई भी मशीनरी जिससे ज्यादा नॉइज होता है पेशेंट के एरिया में उसका इस्तेमाल ना करें। अगर आपको वहां पे इसका इस्तेमाल करना है तो ये इंश्योर करें कि पेशेंट्स को उस एरिया से शिफ्ट कर दिया गया है। रेडिएशन के खतरे से बचने के लिए रेडिएशन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। रेडिएशन एक्सपोजर वाले एरिया में अनऑथोराइज्ड एंट्री ना करें। अगर आपको वहां जाना है तो वहां पे तैनात स्टाफ से बात करके ही जाएं। रेडिएशन प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को आरएसओ, रेडियोलॉजी या रेडियोथेरेपी स्टाफ के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। कभी भी रेडिएशन इक्विपमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें। यदि ये काम नहीं कर रहे हैं तो कंपनी इंजीनियर, बायोमेडिकल इंजीनियर या आरएसओ को बताएं। इन्फेक्शन के खतरे से बचने के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करें। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता है उसे आप इन्फेक्शियस ही मानते हैं। सभी अननोन पेशेंट बॉडी फ्लूइड को इन्फेक्शियस ही माने। हमेशा पीपीई का इस्तेमाल करें जब भी आप इन्फेक्शियस मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं। शार्प्स को केयरफुली हैंडल करें। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को डायरेक्टली हैंड टू हैंड पास ना करें। हमेशा उन्हें किडनी ट्रे या किसी कंटेनर में रख के ही पास करें। जब भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्पोज करना है तो उन्हें बायोमेडिकल वेस्ट सेग्रीगेशन पॉलिसी के हिसाब से शार्प कंटेनर में ही डिस्कार्ड करें। इंजरी या शार्प इंजरी होने की स्थिति में न्यूरोस्टिक इंजरी गाइडलाइंस को फॉलो करें। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट प्लान की। क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट प्लान में नीचे लिखे एरियाज कवर्ड किए गए हैं, जैसे कि रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग सर्जरी, इक्विपमेंट रिस्क, पेशेंट फॉल, कम्युनिकेशन एरर्स, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एरर्स, मेडिकेशन एरर, प्रेशर अल्सर, डीवीटी या डीप वेन थ्रोम्बोसिस और नोसोकोमियल इन्फेक्शन। तो ये 9 तरह के संभावित खतरे क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट प्लान में कवर किए गए हैं। मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्लान में इन सभी खतरों से निपटने के लिए जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है और रिस्क मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से जहां भी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं वहां पे जरूरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जाते हैं। जैसे हमने पहले हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस नॉन क्लिनिकल रिस्क मैनेजमेंट में देखा था, वैसे ही ये हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस यानी कि हीरा है क्लिनिकल रिस्क असेसमेंट के लिए। इसमें भी हॉस्पिटल के उन हिस्सों में जहां पे कि हम पेशेंट रखते हैं इन 9 खतरों को देखकर उनके होने की संभावना और उनकी वजह से होने वाले नुकसान के हिसाब से रिस्क रेटिंग निकाली गई है। जैसा कि हमने पहले देखा, ये 9 तरह के खतरे हैं जो कि किसी भी पेशेंट केयर एरिया में हो सकते हैं। हॉस्पिटल के अलग अलग हिस्सों में इनसे होने वाला नुकसान कितना गंभीर है उसके हिसाब से इन्हें एक रेटिंग दी गई है और फिर एक रिस्क रेटिंग नंबर निकाला गया है। हॉस्पिटल के स्टाफ की ये जिम्मेदारी है कि उनके पेशेंट केयर एरिया में जिस भी रिस्क की रिस्क रेटिंग ज्यादा है वो उस तरह के रिस्क से निपटने के लिए तैयार रहें। अब हम बात करेंगे उन जनरल गाइडलाइंस की जो कि इन क्लिनिकल रिस्क या क्लिनिकल हैजार्ड से बचने के लिए बनाई गई हैं। तो पहला जो क्लिनिकल रिस्क है वो है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एरर। जब भी पेशेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो कम से कम 2 आइडेंटिफायर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिनमें से कि
पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, UHID और IPD कोई भी 2 इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन प्रोसीजर्स से पहले पेशेंट आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। पेशेंट की शिफ्टिंग दवाई देने से पहले, सैंपल कलेक्शन से पहले या किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट या सर्जरी से पहले। पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट का रूम नंबर और बेड नंबर कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। पेशेंट के सभी डॉक्यूमेंट्स और आर्टिकल्स पे पेशेंट का UHID, IPD और OPD नंबर लिखा होना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। स्टाफ को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए कि वो पेशेंट के सैंपल लेबलिंग पेशेंट की प्रेजेंस में ही करें। पेशेंट और अटेंडेंट को भी ये बताया जाता है कि किसी भी प्रोसीजर से पहले वो अपनी पहचान बताने में हिचकिचाएं नहीं। स्टाफ को भी ये ट्रेनिंग दी जाती है कि लेबोरेटरी के रिजल्ट या और किसी टेस्ट की फाइंडिंग्स अगर पेशेंट की कंडीशन या क्लिनिकल हिस्ट्री के हिसाब से सही नहीं लग रही है तो वो उस पर सवाल उठा सकते हैं। अब बात करेंगे कम्युनिकेशन एरर की। जब भी पेशेंट का हैंडओवर दिया जा रहा तो ये इंश्योर किया जाए कि ये हैंडओवर एक रिटन फॉर्मेट में हो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। हैंडओवर हमेशा एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में होने चाहिए, जैसे कि S-बार, जिसमें कि सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट और रिकमेंडेशंस लिखी हों। इससे हैंडओवर पूरा और कंप्लीट होता है। हैंडओवर के लिए सफिशिएंट टाइम एलोकेट किया जाना चाहिए ताकि पेशेंट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट जानकारी एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को दे सके। जहां तक हो सके हैंडओवर प्रोसेस में रिपीट बैक या रीड बैक स्टेप भी इंक्लूड होने चाहिए, जिसमें कि दूसरे स्टाफ को पहले स्टाफ ने जो जानकारी बताई है वो उसे वापस कंफर्म कर सके। हैंडओवर के दौरान पेशेंट के स्टेटस, उसकी मेडिकेशन, ट्रीटमेंट प्लान और कोई एडवांस डायरेक्टिव या और कोई इंस्ट्रक्शन अगर डॉक्टर की तरफ से मिली हो तो उसे भी हैंडओवर में दिया जाना चाहिए। अगला खतरा है रॉन्ग साइट, रॉन्ग पेशेंट और रॉन्ग सर्जरी का। इससे निपटने के लिए साइट मार्किंग करना जरूरी है। सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को फॉलो करना चाहिए। सभी सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ऑपरेशन थिएटर में टाइम आउट नाम का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, जहां पर करेक्ट पेशेंट, प्रोसीजर की साइट, करेक्ट पोजीशनिंग और किसी स्पेशल इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी को सर्जरी से पहले वेरीफाई किया जाता है। रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग साइट एंड रॉन्ग सर्जरी को रोकने के लिए प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव चेकलिस्ट को भी ध्यान से भरा जाना चाहिए। अगला खतरा है पेशेंट फॉल। पेशेंट फॉल से बचने के लिए पेशेंट को हमेशा साइड ड्रिल वाला बेड दें। व्हीलचेयर या स्ट्रेचर पर जब पेशेंट को ले जाया जा रहा हो तो सेफ्टी बेल्ट और व्हील लॉक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सीढ़ियों पर चलते हुए पेशेंट को यह हिदायत दें कि वो हैंड रेल पकड़कर चलें। वॉशरूम में पेशेंट को ग्रैब बार के बारे में बताना चाहिए ताकि वो जब सीट से उठने की कोशिश करें तो ग्रैब बार से सहारा ले सकें। हाउसकीपिंग स्टाफ जब भी कहीं सफाई कर रहे हो और फ्लोर गीला हो तो वो वेट एरिया का साइनेज वहां पे जरूर लगाएं। सभी पेशेंट की फॉल रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। बाथरूम में जहां पेशेंट के फिसलने का खतरा ज्यादा है, एंटी स्लिप मैट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। हॉस्पिटल को इस तरह से बनाया गया है कि हॉस्पिटल के हर हिस्से को रैंप्स और लिफ्ट्स की मदद से व्हीलचेयर और स्ट्रेचर पर बैठे हुए पेशेंट भी पहुंच सकते हैं। सभी बाथरूम्स में स्पेशली जो ICU और HDU एरिया में है ग्रैब बार्स दिए गए हैं। अगला जो खतरा है वो है इक्विपमेंट रिस्क। इक्विपमेंट रिस्क से बचने के लिए हॉस्पिटल के सभी इक्विपमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान में कवर किए गए हैं, जिसमें कि समय समय पर उनकी कैलिब्रेशन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है। सारे इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए ऑपरेटर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो इन इक्विपमेंट को सेफली और इफेक्टिवली यूज कर पाएं। जब भी कोई इक्विपमेंट पुराना हो जाता है या उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाती है तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता है।
अगले खतरे के बारे में जो हम बात करेंगे क्लिनिकल रिस्क, वो है प्रेशर अल्सर या बेड सोर। सभी पेशेंट्स को प्रेशर अल्सर या बेड सोर के रिस्क के लिए असेस किया जाता है। इसके लिए हम ब्रेडन स्केल का इस्तेमाल करते हैं और इस असेसमेंट के बाद प्रेशर अल्सर्स के चांसेस को घटाने के लिए नीचे दिए गए तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि पेशेंट की स्किन को साफ और सूखा रखा जाता है। किसी पेशेंट को अगर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है ताकि पेशेंट गीला ना रहे। कभी भी पेशेंट की स्किन को जोर से नहीं रगड़ा जाता। स्किन को साफ करने के लिए एप्रोप्रिएट पीएच का क्लींजर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद स्किन को प्रॉपरली ड्राई किया जाता है। वाटर बेस्ड इमोलिएंट से स्किन को हाइड्रेटेड रखा जाता है। बैरियर क्रीम अप्लाई की जाती है। क्लोरेक्सिडिन वाइप्स का इस्तेमाल अगर किया जाना है तो वो सिर्फ सीवीसी साइट्स के आसपास ही किया जाता है। पेशेंट की रेगुलर स्किन इंस्पेक्शन की जाती है जब पेशेंट को स्पॉन्ज बाथ दिया जाता है और पेशेंट के प्रेशर को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पेशेंट को रिपोजिशन करके। जो भी पेशेंट खुद नहीं हिल सकते हैं उनको हर 2 घंटे में रिपोजिशन किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स के पैरों की हील को पिल्लो या जेल पैड की मदद से सस्पेंड किया जाता है। ट्यूब्स और फेस मास्क को हर 2 घंटे में रिपोजिशन किया जाता है और उसके लिए बैरियर ड्रेसिंग का इस्तेमाल भी किया जाता है ताकि कोई प्रेशर एरिया क्रिएट ना हो। हाई रिस्क पेशेंट्स को बेड में 2 घंटे से ज्यादा 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेटेड पोजीशन में नहीं रखा जाता है। इससे उनके सैक्रम एरिया पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। उनको बाकी पोजीशनिंग दी जा सकती है जैसे कि प्रोन, सीटेड इन बेड, सीटेड इन चेयर, लेफ्ट साइड लाइन या राइट साइड लाइन या सुपाइन पोजीशन। पोजीशनिंग करते समय हमेशा बोनी प्रोमिनेंसेस को चेक किया जाता है। पोजीशनिंग से पहले बेड हेड को लोअर कर दिया जाता है। पेशेंट की रीपोजिशनिंग के लिए स्लाइड शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पेशेंट की स्किन को नुकसान नहीं पहुंचता। पेशेंट के न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है। अगले क्लिनिकल रिस्क के बारे में हम बात करेंगे, वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस या डीवीटी। सभी पेशेंट्स को डीवीटी के लिए ऑटार स्केल के हिसाब से असेस किया जाता है। जो भी पेशेंट रिस्क पे पाए जाते हैं उनकी जरूरी केयर की जाती है ताकि उन्हें डीप वेन थ्रोम्बोसिस ना हो। डीप वेन थ्रोम्बोसिस से बचने के लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। एम्बुलेशन, यानी कि इन पेशेंट्स को जितना जल्दी हो सके चलाया जाता है। जिन पेशेंट को नहीं चलाया जा सकता उन्हें ग्रेजुएटेड इलास्टिक कंप्रेशन स्टॉकिंग दिए जाते हैं या इंटरमिटेंट न्यूमैटिक कंप्रेशन डिवाइसेस लगाए जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स को प्रोफिलैक्टिक एंटीकोगुलेशन भी दी जाती है या एक कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। अगला क्लिनिकल रिस्क है मेडिकेशन एरर। मेडिकेशन एरर से बचने के लिए हर बार दवाई देने से पहले 8 आवर्स फॉलो किए जाते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट को ये बताया जाता है कि दवाई देने के बाद अगर कोई नया सिम्टम आए तो वो नर्स या नर्सिंग स्टेशन पे इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। ये ध्यान रखा जाता है कि मेडिकेशन सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, रजिस्टर्ड नर्सेज और रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट्स ही दें। हॉस्पिटल में खुद से दवाई लेने की मनाही है। जो भी ड्रग्स या पैरेंटल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं और जिन्हें सिरिंजेस में लोड करके रखा जाता है उनके बारे में ये ध्यान रखा जाता है कि जब फर्स्ट ड्रग बनाई जा रही है तो उसे पहले इंजेक्शन में लोड किया जाए और लेबल किया जाए। उसके बाद ही ऐसी कोई सेकेंड ड्रग बनाई जाए। इस लेबल के ऊपर दवाई का नाम, स्ट्रेंथ और डेट ऑफ प्रिपरेशन लिखी जाती है। जब भी किसी फ्लूइड में या आईवी फ्लूइड में कोई और दवाई मिलाई जाती है तो उसका रैपर और पैकेजिंग को तब तक संभाल कर रखा जाता है जब तक कि वो मेडिकेशन पूरी तरह से एडमिनिस्टर नहीं हो गई है। किसी एडवर्स इवेंट के सिचुएशन में उस रैपर का इस्तेमाल बैच नंबर देखने के लिए किया जाता है। मेडिकेशन देने से पहले मेडिकेशन के ऊपर ये चीजें वेरीफाई की जाती हैं। उसकी जनरल अपीयरेंस, जैसे कि उसमें कोई मेल्टिंग, क्लम्पिंग या आईवी फ्लूइड्स में कोई टर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए। मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, नेम, स्ट्रेंथ, डोजेज, रूट और फ्रीक्वेंसी को भी चेक किया जाता है। अगला जो क्लिनिकल रिस्क है वो है नोजोकोमल इन्फेक्शन। इनसे बचने के लिए यूनिवर्सल प्रिकॉशन को हमेशा फॉलो किया जाता है। बैरियर नर्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज वाले किसी पेशेंट की अगर केयर करनी है तो वो आइसोलेशन में की जाती है ताकि ये इन्फेक्शन फैले ना। जो भी नर्स, अटेंडिंग डॉक्टर या विजिटर
ऐसे किसी पेशेंट को देख रहे होते हैं वो जरूरी पीपीई पहनते हैं। ऐसे किसी पेशेंट की बेडिंग को जब भी उठाया जाता है तो उसे ज़्यादा मूव नहीं करते ताकि एयरबॉर्न पार्टिकल्स या ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन को और ना बढ़ा दें। इसके साथ ही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से बचने के लिए रोजाना यूरिनरी कैथेटर की ज़रूरत को असेस किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि यूरिनरी कैथेटर हमेशा कनेक्टेड रहे। यूरिनरी कैथेटर की केयर करने से पहले हैंड हाइजीन की जाती है और डिस्पोजेबल ग्लव्स पहने जाते हैं। मीटल हाइजीन मेंटेन की जाती है और पेशेंट को यूटीआई प्रिवेंशन में उनके रोल के बारे में बताया जाता है। ये ध्यान रखा जाता है कि यूरिनरी कैथेटर बैग को हमेशा एक साफ कंटेनर में ही खाली किया जाए। इसी तरह वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से बचने के लिए पेशेंट की एक्सट्यूबेशन या वीनिंग के बारे में रोजाना असेसमेंट की जाती है। उन्हें रोजाना सेडेशन ब्रेक दिए जाते हैं। कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हैंड हाइजीन की जाती है। ओरल केयर के लिए क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। बेड के हेड को जब पॉसिबल हो तो 30 डिग्री पे एलिवेटेड रखा जाता है। सबग्लॉटिक सिक्रेशन की ड्रेनेज की जाती है और कंडेंसेट को टाइम टाइम पे रिमूव किया जाता है। क्लेप्सी की प्रिवेंशन के लिए सेंट्रल लाइन की नेसेसिटी को डेली बेस पे रिव्यू किया जाता है। सेंट्रल लाइन को जब भी हैंडल करना उससे पहले हैंड हाइजीन की जाती है। एक्सेस पोर्ट और हब्स को 70% अल्कोहल से साफ किया जाता है, तभी उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। रोजाना ड्रेसिंग की इवैल्यूएशन की जाती है और असेप्टिक कंडीशन के हिसाब से अगर ड्रेसिंग चेंज करनी हो तो चेंज कर दी जाती है। हॉस्पिटल की मैनेजमेंट रिस्क रिडक्शन के लिए जरूरी सपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉपर फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बजट बनाया जाता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इंटीग्रेशन हो, इसके लिए मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि कुछ कॉमन लोग हैं जो इन तीनों प्लान्स में या इन तीनों प्लान्स को बनाने वाली टीम में इन्वॉल्व रहते हैं। अब हम बात करेंगे आउटसोर्स सर्विसेज की। हॉस्पिटल में जो भी आउटसोर्स सर्विसेज हैं उनके लिए उनके वेंडर्स के साथ एक रिटन एमओयू किया जाता है जिसमें कि उनके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज की क्वालिटी और सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में डिटेल लिखा रहता है। इस एमओयू में ये भी बताया जाता है कि डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन किस तरह होगा और काम में कमी पाए जाने पर किस तरह की पेनल्टी लगाई जाएगी। हॉस्पिटल में जो सर्विसेज आउटसोर्स्ड हैं वो हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हाउसकीपिंग सर्विसेज, जो हमारे पास लैब टेस्ट अवेलेबल नहीं है उनके लिए लेबोरेटरी सर्विसेज और पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज। हालांकि ये सर्विसेज आउटसोर्स वेंडर के द्वारा दी जाती हैं, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल इन सर्विसेज की क्वालिटी को मॉनिटर करता है और ये मॉनिटरिंग साल में कम से कम एक बार की जाती है।